वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग कैसे हैं? वॉइस क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी से बताइए। आज देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और वो है रशिया यूक्रेन इश्यू जो है, जिसने पूरे विश्व को डरा के रखा हुआ है। अभी कहने को तो ये नॉर्मल इश्यू है कि दो देश लड़ रहे हैं या दो देशों की बात चल रही है, बट बात दो देशों की नहीं है। बात एक खतरा तीसरे विश्व युद्ध का जो सामने दिख रहा है, जो बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा सा भी कदम बढ़ाए तो पूरा चांसेस है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड क्या है जो ये इश्यू हो रहा है इसका, क्या इसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का भी कोई अहम रोल है, या जो दुनिया जिस तरीके से देख रही है कि रशिया की ही सारी गलती है, क्या सच में रशिया की सारी गलती है, क्या यूक्रेन बेकसूर है हर चीज में। तो ये सब सारी चीजों को हम बात करने वाले हैं, क्या है कैसे है, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे एज यूजुअल, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं। ठीक है कि बेसिक से शुरू करते हैं और लास्ट तक खत्म करेंगे चीजों को। आपके सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएंगे और इसीलिए बस आप लास्ट तक चीजों को देखते रहिए। देखिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि प्रेजेंट लोकेशन कहां है यूक्रेन की और जो रशिया वाली बात हो रही है वहां की। तो पहले उस लोकेशन को समझें और उसके बाद आगे करेंगे। तो देखिए ये जो वर्ल्ड मैप आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये वर्ल्ड मैप है और यहां पर ये इधर टर्की वाला रीजन है और ये वाला है, ये वाला जो जगह है यहां पर है, ये यूक्रेन जो है। और इसको अगर आप क्लोज मैप में देखते हो तो ये है यहां पर। इस मैप में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, हम सब जानते हैं। और रशिया की जो कैपिटल है उसका नाम है मॉस्को। ठीक है, अब यहीं पर ही बात आती है, ठीक है, कि अगर यहां की बात करते हैं, जो यहां के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जेलेंस्की। ठीक है, अब ये जेलेंस्की जो है, ये जो है यहां पर यूक्रेन देख रहे हो, ये कीव जो यहां की कैपिटल है ये है कीव। अब ये जिसकी अगर लोकेशन की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये जो रशिया है इधर आप देख पा रहे हो, ये यूक्रेन है। यूक्रेन के ऊपर ये बेलारूस है जिसकी कैपिटल मिन्स्क है। और ये इधर यहां पर आप बात करते हो तो ये ब्लैक सी है, इधर ये सी ऑफ एजोब है। तो ये जो है ये वाला है, ये लोकेशन है यहाँ की। तो पहली चीज तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये लोकेशन कहां पर है। वेरी वेरी गुड सभी लोगों को कि यहाँ की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहां है, क्योंकि अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो सारी की सारी चीजें बेकार है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, जिस इश्यू पे बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें मतलब बेकार ही हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं रह जाता चीजों का। ठीक है, तो ये लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपको पता चल गया है कि ये देखिए यहां पर ये एशिया है यहां पर, और ये यूरोप है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो इधर रशिया का है, इधर ये जो है ये जगह है यहां पर। इसको यहां पे अगर हम क्लोज मैप पे देखते हैं तो वो है ये यूक्रेन जो ये जगह है। अब यहां पर बात आती है कि ये आपको लोकेशन पता चल गई। अब इसको समझने से पहले यहां पर ये तो एक प्रेजेंट लोकेशन है, यहां की बात हो रही है, बट आपको इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसका बैकग्राउंड नहीं जान रहे हो तो बेकार है सब चीज। तो इसीलिए पहले बैकग्राउंड समझें और फिर बात करेंगे आगे। तो देखिए जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सोवियत यूनियन क्या है। ये जो मतलब इतना इश्यू हो रहा है, क्या सच में मतलब अभी से ही है या पीछे की कोई हिस्ट्री भी है? तो बेसिकली ऐसे अभी कोई खास हिस्ट्री तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो चीजों को तो बहुत बेटर रहेगा। तो यहां पे बात आती है कि 1917 तक 1970 तक की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, और जिसने रशियन एम्पायर को खत्म किया था। मतलब कि ये जो जितना भी एरिया हम देख पा रहे हैं यहां पर मैप में, ये पूरा का पूरा एरिया जो है रशियन एम्पायर के अंदर आया करता था। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल सही तरीके से शांति के साथ आप देखते रहिए, लास्ट तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो यहां पर बात आती है कि रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ, ठीक है, अब ये रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ वो उसने क्या है, रशियन एम्पायर जो उसको खत्म कर दिया, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान काफी सिविल वॉर्स हो रहे थे यहां पर। अब इसकी बात, दिस वाज फॉलोड बाय रशियन सिविल वॉर which finally resulted into a formation of Union Soviet Socialistic Republic in 1922। अब जब क्या होता है कि यहाँ पे जब रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे लेनिन यहाँ के बहुत ही फेमस लीडर होते हैं, उनकी देखरेख में ये आंदोलन जो है नॉर्मली रशियन एम्पायर खत्म होती है। और फाइनली 1922 के आसपास एक ये जो देश थे रशियन एम्पायर जो था, उनमें से छोटे छोटे देश जो टोटल आज की अगर हम बात करें 15 कंट्रियों का एक ग्रुप, वो 15 कंट्री कौन से थे वो उनको हम देखने वाले। तो उन 15 कंट्रियों का ग्रुप जो है वो यूएसएसआर कहलाता था।
ठीक है, जिनको आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हो, मैं नाम भी दिखाऊंगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो जो यूएसएसआर जो ग्रुप है, इट वाज अ सोशलिस्टिक स्टेट दैट स्पैन्ड यूरेशिया ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1922 टू 1991। और वो जो यूएसएसआर जो ग्रुप है, जो बेसिकली जिसकी बात हो रही है, जो कि किसके खत्म होने पर बना था, जब 1917 में 1917 में रशियन एम्पायर खत्म हुआ। रशियन एम्पायर खत्म होने के बाद, ठीक है, वहां पे सिविल वॉर शुरू हुए। सिविल वॉर के बाद एक जितना भी रशियन एम्पायर था उनको छोटे छोटे देशों में डिवीजन हुआ और 15 देशों का ग्रुप मिलकर यूएसएसआर कहलाया, जो 1922 से लेकर 1991 तक रहा। जो कि यूएस, जो वेस्टर्न कंट्रीज है और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। उस कोल्ड वॉर के होते होते वो भड़काते रहे धीरे धीरे करके, और ऐसे करके यूएसएसआर अलग अलग टुकड़ों में बट गए, 15 देशों में बट गया। वो भी बात करेंगे, अभी सब जान जाओगे आज की वीडियो में। देखो, जब हम बात करते हैं यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर हैड टोटल 15 रिपब्लिक बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन इन 1991। तो यहां पे टोटल 15 देश हुआ करते थे, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जब 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो 15 देश थे। क्यों ब्रेक हुआ, तो ये सब अब थोड़ी देर में आप सारी चीजों के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा देश था रशिया, जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी कैपिटल थी मॉस्को। उसकी बात करते हैं यहां से एस्टोनिया, यहां पे ये एस्टोनिया जिसकी कैपिटल है तैलिन, यहां से शुरू करते हैं और नीचे तक लेकर आएंगे। जितने भी कलरफुल कंट्री देख रहे हो ये सारे के साथ यूएसएसआर के अंडर हुआ करते थे। फिर बात आती है यहां पे है ये लतविया जिसकी कैपिटल रीगा। फिर पे ये लुथियानिया, ठीक है, जिसकी कैपिटल विल्नियस, ठीक है। इधर ये बेलारूस जिसकी कैपिटल मिन्स्क। फिर यूक्रेन, इसकी कैपिटल है कीव, ये तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। अब यहीं पर इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसके बाद जब आपके इधर है ये मोल्डोवा, ठीक है, चिनीसो करके इसकी कैपिटल है। फिर इसके बाद ये जो है मोल्डोवा हो गया। इसके बाद इधर जब आओगे आप तो इधर जॉर्जिया है, जॉर्जिया की कैपिटल जो है तिबिलिसी, आप इस तरीके से है। फिर यहां पे ये आर्मानिया है, आर्मानिया कैपिटल है येरेवन। फिर ये अजरबैजान है, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। फिर ये, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। फिर ये उज्बेकिस्तान है, इसकी कैपिटल तो हम सभी जानते हैं ताशकंद, वैसे हम करंट अफेयर पढ़ते रहे, ठीक है। ये किर्गिस्तान है, इसकी कैपिटल है बिश्केक। और ये तजाकिस्तान है जिसकी कैपिटल है दुशानबे। और ये कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। तो 1991 तक, 1991 तक, ढंग से समझिए सारे लोग, 1991 तक 15 देशों का, ठीक है, ये ग्रुप हुआ करता था 1922 से लेके, और 1991 तक उस ग्रुप को यूएसएसआर कहा करते थे, जिसमें सबसे बड़ा देश माना जाता था रशिया, और उसके बाद अगर कोई पावरफुल कंट्री माना जाता था तो जिसका नाम था यूक्रेन, ठीक है। आप इस चीज को ढंग से समझिए। और जब ये 15 देश जो अलग अलग हुए, जिनका डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद से अलग अलग तरीके की दिक्कतें शुरू हुई, ठीक है। तो उस पर अभी हम बात करेंगे। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि यूएसएसआर के अंडर 15 कंट्रीज हुआ करते थे। कंट्री कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको सब पता चल गए। अब आगे जो इश्यू है, जो प्रेजेंट इश्यू चल रहा है, उसको समझने से पहले हमें एक चीज के बारे में जानना और जरूरी है, और वो है नाटो। बिना नाटो के आज जो इश्यू है, कोई पढ़ा भी रहा है तो वो बेकार है, आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है। बिना नाटो के आज की कहानी जो है वो पूरी हो ही नहीं सकती। तो नाटो क्या है, तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस बिटवीन 28 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। पहली चीज, ये जब हम यहां पर देखते हैं, ये वाला जो रीजन देख रहे हो आप, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, इसके बीच में ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और यहां से ये ऊपर से अगर बात करते हो तो कनाडा, और यहां से बात करते हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, और इधर यूरोप के 28 देश। इनको मिला के जो है, इन देशों को मिला के जो अटलांटिक जो ओशन है, ठीक है, उस रीजन के देशों को मिला के, ये वाला आप देख पा रहे हो नीला नीला सा, ये जो देश हैं, इन देशों का जो ग्रुप है, ये ग्रुप कहलाता है नाटो, ठीक है। अब ये जो नाटो है, इसमें टोटल 30 कंट्रीज हैं, आपने देख लिए कि नॉर्थ अमेरिका के, यूएसए और कनाडा। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में, और फॉर्म हुई 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना करने की वजह क्या थी, ये स्थापना क्यों की गई इसकी, तो पहली चीज, फाउंडर थे इसके यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन। और इसकी स्थापना जिस ट्रीटी के तहत हुई थी उसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और वॉशिंगटन ट्रीटी, क्योंकि
ऑब्वियस है यूएसए सपोर्ट कर रहा था और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के आसपास के देश हैं ये, इस वजह से इसको नाम दिया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। आप सोचो कि जब इतना बड़ा, ये आप देख पा रहे हो, ये इतने 15 देशों का एक ग्रुप, ठीक है, एक कंट्री हो रहा हो यार, ठीक है, जो कि मतलब मिलके रहते हों और एक सोशलिस्ट सोसाइटी की तरह रहते हों, एक फेडरल नेशन की तरह काम करते हों, किसकी ऐसी तैसी नहीं होगी, कौन नहीं डरेगा इनको देख के। तो ये जो यूएसएसआर था ना, इसका इतना अच्छा प्रभाव था कि इससे ये जो है अमेरिका और ये कंट्री, इनको कहीं ना कहीं ये डर रहता था कि आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं ये दिक्कत ना क्रिएट कर दें, जिसकी वजह से मतलब यूएसएसआर पूरे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं दिक्कत ना क्रिएट कर दे, जिसकी वजह से ये यूएस वाले और ये जो यूरोपियन कंट्रीज से हैं, जो ये क्या करती रहती थी ना, ये इनके जो छोटे मोटे जो देश हैं, ये छोटे मोटे एरिया हैं, उनको फुदकाते रहते थे, उनको भड़काते रहते थे कि ये क्या है ना कहीं मतलब यूएसएसआर को तोड़ने का काम करते थे। और वो पीरियड जिसमें ये यूएसएसआर जो है और ये जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जिनको बोलते हो आप यूएसए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज, जिस पीरियड में ये यूएसएसआर को तोड़ने का काम करती थी, उस पीरियड को कहा गया कोल्ड वॉर। मतलब रशिया के बीच में और मोटा मोटा अमेरिका के बीच में शांति का मतलब युद्ध के, दोनों में पावर को लेके अपनी तनातनी के, मैं शेर बनूंगा या मैं शेर बनूंगा। अब शेर तो एक ही हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो सबसे पहली चीज, यूएसएसआर का ब्रेक करने में अहम रोल रहा किसका, नाटो का, ठीक है। अब नाटो क्यों बनाई गई थी, क्योंकि उनको भी डर था कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले। और नाटो के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहां पे ये ट्रीटी कहती है कि अगर यहां नाटो मेंबर के साथ अगर एक भी किसी देश के ऊपर अगर अटैक किया गया तो उसे माना जाएगा कि पूरे सभी नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक किया है, और वो तुरंत नाटो फोर्सेज जो है, नाटो की खुद की फोर्स है, वो एक्ट करेगी और तुरंत एक्शन लेगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और यही सबसे बड़ा डर जो है रशिया को सताया हुआ है, जिसकी वजह से ये इतनी चीजें हुई हैं और इतनी दिक्कतें हुई हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए यहां पर कि यूएसएसआर क्या था, कोल्ड वॉर क्या है, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, नाटो क्या है, नाटो क्यों बनाई गई है। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को यहां से, तब यहां से आगे का माहौल आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज, यूक्रेन जो है वो बफर जोन है। पहली चीज हमें समझ में आ गया कि 1991 में और क्या है जो डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर 15 देशों में अलग अलग तरीके से बिखर गया, जिसमें से आज की अगर हम बात करें तो ये रशिया जो है सबसे बड़ा देश है। अब यहां पर जब बात करते हैं तो यहां पे आप जब देखोगे ना, यहां पे ये जो आपका देश है यूक्रेन और उधर ऊपर बेलारूस, ठीक है, ये जो है बफर जोन का काम करते हैं, मतलब रशिया के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बफर जोन का काम करते हैं। अब ये स्पेशली यूक्रेन, दोनों ही देशों पे, बेलारूस और यूक्रेन दोनों पे ही रशिया कुछ ना कुछ करता रहता है, बट अभी जो चल रहा है वो यूक्रेन का हिस्सा चल रहा है। अब यहां पर होता क्या है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और ये नॉर्थ अमेरिका और ये सब कंट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, ये कहती हैं कि किसी तरीके से जो ये है यूक्रेन है, इसे अपनी साइड रखा जाए, मतलब ये हमारी साइड रहे, नाटो को सपोर्ट करे, आने वाले टाइम में हो सकता है नाटो का मेंबर भी बन जाए। इन सब चीजों की तरफ ये बढ़ते हैं, जिससे क्या हो सके कि रशिया पे प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि इनका जो सपोर्ट है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कंट्रोल बॉर्डर, रशिया के बॉर्डर तक पहुंचा जाए, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जो किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। इसी वजह से क्या है कि उनका मेन मकसद यही है कि वो किसी तरीके से यहां पे पहुंचा जा सके। अब यूक्रेन और बेलारूस जो है इन तक कंट्रोल कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जबकि रशिया क्या चाहता है, रशिया चाहता है कि ये यूक्रेन जो है इनके कंट्रोल में ना चला जाए, ठीक है, ये हमारी साइड ही रहे। और इसी चीज को लेके ये बफर जोन का काम करता है, जिसकी वजह से क्या है कि या तो तू मेरा दोस्त बन जा या तू इसका दोस्त बन जा। अब ना मेरा बनेगा ना तेरा बनेगा। तो भाई साहब, मैं चाहता हूं तू मेरा बने, रशिया चाहता है मेरा बने, और तू बन रहा है किसी और का, तो फिर गुस्सा आएगा ही आएगा, नाराजगी होती है। तो इसी वजह से एक्चुअल में यूक्रेन की गलती उतनी शायद नहीं है, ठीक है, जितना कि दुनिया को दिख रहा है, और रशिया की भी शायद उतनी नहीं है, क्योंकि इसको क्रिएट करने के पीछे ये बड़े बड़े जो बाप बैठे हुए हैं ना, इनका हिसाब किताब है, इन्होंने ये रायता फैला है सारा का सारा ड्रामा इन देशों का है, बट भुगत कोई और रहा है, भुगत किसी और देश की जनता रही है। तो सबसे पहली चीज, बफर जोन क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन बफर जोन का काम करता है, और ये वेस्टर्न कंट्री चाहते हैं हमारा हो, और रशिया चाहता है कि मेरे से मिलके रहे। अब चलो बात करते हैं आगे। अब इस टाइम पे रशिया चाहता क्या एक्चुअल में, सब बोल रहे हैं रशिया ने लड़ाई कर दी, रशिया ने अटैक कर दिया, सब एकदम, ये भाई साहब ये देखो ऐसे बम फेंक दिया, ये फलाना ढिमका। अबे भाई, पहले एक्चुअली में जो बेसिक चीज है उस पर बात कर लो, ठीक है। तो यहीं पर ही बात है, व्हाट डज रशिया वांट नाउ, रशिया चाहता क्या है।
तो रशिया आस्क्ड नाटो टू पुल बैक इट्स मिलिट्री डिप्लॉयमेंट टू द 1990s लेवल एंड प्रोहिबिट द डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज। देखो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अभी बताया आपको यहां पर कि ये जो है, ये वाला जो रीजन है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये क्या कर रहे हैं कि मतलब अपनी तरफ इसको यूक्रेन को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या देते हैं, इसको हथियार भी सप्लाई करते होंगे, ठीक है, इसको मिसाइल्स वगैरह भी सप्लाई करते होंगे, और इसी को ही नहीं, इसके आसपास के देशों को। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, बट उसके आसपास के देशों को, और ऐसा बोला जा रहा है, रशिया ऐसा बोलता है कि आप उसे हथियार दे रहे हो। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहता है कि पहली तो नाटो की जो 1990 तक जिन देशों के साथ संबंध थे वहां तक जाओ, उससे आगे मत आओ। और दूसरी बात, वो रशिया कहता है कि आप जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हथियार मिसाइल वगैरह मत दो, ठीक है, और अपनी जो सेना है, नाटो की जो सेना है, उसे आसपास के एरिया में तैनात मत करो। सबसे पहली चीज तो ये है। तो ये जो पॉइंट है, रशिया सबसे पहली जो चीज चाहता है वो यही चाहता है कि नाटो की पीछे हटे, क्योंकि नाटो अगर आगे आया तो आप समझ लो 30 देश आगे आएंगे, 30 देशों की फोर्सेस एक तरफ रशिया की तरफ बढ़ रही है, तो ये रशिया को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए डर सताता है। दूसरी बात, अ कमिटमेंट दैट यूक्रेन विल नॉट बी गिवन अ नाटो मेंबरशिप। अब यहां पे एक और रशिया एक और डिमांड करता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, स्पेशली जो नाटो मेंबर्स या यूएसए या यूरोपियन जो मेंबर्स हैं उनसे, कि आप यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं दोगे। इसके बाद आती है कि सिक्योरिटी गारंटी फॉर फ्यूचर, और आने वाले टाइम पर आप सारे के सारे मिलकर रशिया को टारगेट नहीं करोगे। रशिया के मेन आपको समझ में आ रहा है कि रशिया चाहता है कि नाटो जो है 1990 तक, जहां तक उसकी सेना थी, ठीक है, क्योंकि नाटो सिर्फ यही यूक्रेन को नहीं, और जो 15 कंट्री जो ब्रेक हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं हथियार और कहीं ना कहीं अपने अंडर में लाने की कोशिश करता है। तो वो जो माइंड सेट है, रशिया को लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे घेर रहे हैं उसको, आने वाले टाइम के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो चाहता है कि नाटो पीछे हटे और अपनी सेना वापस लेके जाए, और 1990 तक जिन देशों के साथ उसके कंट्रोल थे वहां तक जाए, और हथियार और मिसाइल किसी को ना सप्लाई करे, और बॉर्डरिंग कंट्रीज में अपनी सेना ना तैनात करे। इसके अलावा, ठीक है, यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप ना दी जाए, क्योंकि नाटो की मेंबरशिप मिलने का मतलब है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पे कुछ किया तो नाटो में एक चीज है कि अगर किसी भी मेंबर पे, अगर किसी ने भी कुछ भी एक्शन लिया तो उसको नाटो के सभी मेंबर पर हमला माना जाता है, तो मतलब उसकी सेना तुरंत अटैक कर देगी नाटो की। तो इसकी वजह से ये बोला गया है, और आगे फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी गारंटी हो, ये चीज तो रशिया चाहता है, पहली चीज, ठीक है। अब बात आती है कि जो रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेस्ट, ये जो यूएस है या और कंट्रीज हैं, ये क्या चाहती हैं एक्चुअल में, इनका क्या मतलब वो मतलब डिमांड है, या ये क्या चाहते हैं। तो रशियन ट्रूप्स टू पुल बैक फ्रॉम द बॉर्डर्स। तो ये नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वो चाहती हैं कि जो रशिया है ना, उसने अपने जो सैनिक तैनात कर रखे हैं यूक्रेन पे, बेलारूस पे और आसपास के जो देशों में, सबसे पहली बात तो अपने सैनिकों को वहां से वापस ले। दूसरी चीज, रशिया टू स्टॉप वॉर गेम्स इन नेबरिंग कंट्रीज, और दूसरी बात गई कि रशिया जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ वॉर गेम्स खेलना बंद करे, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, इन सब देशों के साथ लड़ाई वड़ाई ना करे, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट, विलिंग टू डिस्कस सिक्योरिटी गारंटी। तो यहां पर यूएसए कहता है, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज कहती हैं कि हम सिक्योरिटी गारंटी देंगे, सिक्योरिटी गारंटी पर डिस्कस करेंगे, मतलब रशिया के साथ लड़ाई नहीं होगी, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे, बट नॉट कमिटमेंट ऑन इंडिपेंडेंट स्टेट ज्वाइनिंग नाटो। मगर हम इंडिपेंडेंट स्टेट जो है मतलब जो अभी यूक्रेन है या कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो नाटो को अगर अपनी मर्जी से ज्वाइन करना चाहता है तो हम उसे मना नहीं करेंगे। ओपन डोर पॉलिसी है, मतलब जो देश जुड़ना चाहे वो हमसे जुड़ सकता है। तो ये चीज आई कि यूक्रेन अगर हमसे कल को जुड़ना चाहेगा तो हम इस पे गारंटी नहीं ले सकते, हम उसको मना नहीं करेंगे। हाँ, आप सिक्योरिटी गारंटी चाहते हो, हम उस पर बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो अब यहीं पर ही बात आती है, वांट्स गारंटी दैट रशिया विल नॉट इन्वेड यूक्रेन, ठीक है। और उसके केस में एक चीज और ये लोग चाहते हैं कि रशिया जो है यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा। अब तो ये अटैक कर दिया है, तो अब ये तो मतलब वो पॉइंट रहा ही नहीं, समझ रहे हो ना बात। तो यहां पे आपने पहली चीज देखी, यूएसएसआर का टूटा, यूएसएसआर की वजह से नाटो बनी। अब नाटो की बात, फिर अब जब इतना नाटो का एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, तो जो रशिया है उसने क्या कहा कि वो कुछ डिमांड करने लगा नाटो से कि अपनी सेना पीछे ले जाओ, अपने नेबरिंग कंट्रीज को वो ना करो और हथियार ना सप्लाई करो। तो यहां पे वेस्ट ने भी उसके रिस्पॉन्स में जवाब दिया। अब समझ नहीं आ रहा तो क्या करे, तो भाई साहब अब बात करते हैं वर्तमान हालात की। जो वर्तमान हालात क्या हैं और वर्तमान जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो किस चीज को लेकर हुई है, पीछे का आपको बैकग्राउंड क्लियर है। तो
पीछे का बैकग्राउंड अगर सबको क्लियर हो गया है तो अब बात करते हैं प्रेजेंट कंडीशन की। तो देखिए सबसे पहली चीज, रशिया यूक्रेन, पहले हम इस मुद्दे को समझते हैं। पहली बात, रशिया एंड यूक्रेन शेयर्ड हिस्ट्री। क्या मतलब रशिया ऐसी लड़ाई कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, या फिर इनका कुछ पुराना इतिहास भी है? तो देखो हम सब जानते हैं यार, यूक्रेन रशिया शेयर्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर कल्चरल लिंग्विस्टिक फैमिलियर लिंक्स। रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर का कहीं ना कहीं पार्ट थे। उसके बाद फिर ये यूएसएसआर का पार्ट रहे हैं, तो इनकी कल्चरल लिंक तो रहे ही हैं, इनका इतिहास रहा है यार, मित्र रहे हैं पीछे। फिर ऐसा क्या है, और उसके अलावा एज अ पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, यूक्रेन वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल सोवियत रिपब्लिक। ये सोवियत यूनियन जब थे ये, तो रशिया के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का जो पावरफुल कंट्री था, वो ये पावरफुल जो एरिया था वो यूक्रेन था आफ्टर रशिया, एंड वाज क्रूशियल स्ट्रेटेजिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरली, जो कि बहुत ही स्ट्रांग था, चाहे आर्थिक तरीके से हो चाहे सांस्कृतिक तरीके से हो, हर तरीके से यूक्रेन इंपॉर्टेंट था। फिर अब ऐसा क्या हो गया, तो अब इतना ज्यादा रशिया बवाला काट रहा है और ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। तो देखो अब बात आती है कि वाई रशिया अटैकिंग यूक्रेन, रशिया जो है अटैक क्यों कर रहा है यूक्रेन पे। अब बात यहां पर आती है, तो देखो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि फियर ऑफ ग्रोइंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन द यूक्रेन। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बफर जोन है यूक्रेन, और दोनों, इधर से रशिया चाह रहा है मेरा हो और उधर से वेस्टर्न चाह रहा है मेरा हो, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो डर बना हुआ है कि फियर ऑफ ग्रोइंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन यूक्रेन, रशिया डिसाइडेड टू टेक एक्शन बाय इन्वेडिंग क्रीमिया इन 2014 व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन। अब बात आती है यूक्रेन का, ये क्रीमिया ये जो है एक पार्ट था, ठीक है। अब ये इसको 2014 में क्या है, रशिया ने क्या है कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके पूरे तरीके से, ऐसा भी नहीं कहो कि अपने अंडर में ला लिया, बोलते तो यही अपने अंडर में ला लिया, बट इसे इंडिपेंडेंट एक तरीके से कर दिया, ठीक है। अब वो अलग बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, तो आप मोटा मोटा हम बोलते थे कि रशिया के अंडर है क्रीमिया, जो कि पहले यूक्रेन का हिस्सा था। अब यहां पर क्या किया गया कि यहां पर रेफरेंडम कराया गया था उस टाइम पर, जब रशिया ने जोड़ लिया इसको, तो रेफरेंडम कराया गया और उसमें रशिया के साथ ही जुड़ना चाहते थे लोग। तो इसीलिए अब यहां पे आप बात को समझो, ठीक है। अब ये चीज हो गई। इसके अलावा इट ऑल्सो सपोर्टेड सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन ईस्टर्न यूक्रेन विच इज होम टू मैनी हु आर इथनिकली रशियन। अब रशिया क्या कर रहा है कि रशिया ने एक तो क्रीमिया जो रीजन था जहां पे रशियन काफी थे या रशियन सपोर्टर थे, उसको हटा दिया, मतलब इंडिपेंडेंट करा दिया एक तरीके से, या रशिया में जोड़ लिया, मोटा मोटा समझ लीजिए। अब इसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये देख रहा है कि रशिया के सपोर्टर यूक्रेन में किन किन जगहों पर हैं, या जहां पर रशिया के थोड़े बहुत सपोर्टर हैं उन एरिया को क्या है या तो इंडिपेंडेंट कराओ या अपने अंडर लेकर आओ, और उन जगहों पर हथियार वगैरह सप्लाई और बढ़ावा देने के लिए बात हो रही है। तो अब वो जो जगह है वो है आपका यहां पे लुहांस्क और डोनेट्स्क। ये जो लुहांस्क यहां पे आप देख पा रहे हो, ये दो एरियो को लेके अभी सबसे ज्यादा जो दिक्कत क्रिएट हुई है वो इन दो चीजों को लेकर हुई है, और वो दो जगहों को लेकर हुई है, वो है लुहांस्क और वो है डोनेट्स्क। अब जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था, तो क्रीमिया पे अटैक करने के बाद यहां पे ये वाले जो एरिया है ना लुहांस्क और डोनेट्स्क, उसके कुछ टाइम बाद ही यहां पे मतलब रशिया के फेवर में नारे लगाने लगे, रशिया के फेवर में आंदोलन होने लगे, और रशिया फिर क्या करने लगा, इन जगहों को हथियार देने लगा, और जिसकी वजह से इन्हें क्या कर कंट्रोल्ड बाय रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं रशिया द्वारा सपोर्टेड है। अब यहां पर यह है कि लुहांस्क जो है इसे रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो अपने आप को रिपब्लिक मतलब अलग देश डिक्लेयर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसकी कैपिटल है लुहांस्क, ठीक है। और डोनेट्स्क जो है उसकी कैपिटल है डोनेट, ये भी रिपब्लिक अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज मान नहीं रही, वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी इसको यूक्रेन का हिस्सा मान रही है। अब समझ रहे हो, यहां पे आप बात को ठीक से समझो कि अब यहां पे जो बात आ रही है कि रशिया अटैक कर रहा है, या तो यूक्रेन तुम मेरे हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। और अब बात ये आती है कि अब यहां पे अगर यूक्रेन मान लो फिर भी नहीं मान रहा है, तो वो अटैक तो हो ही रहा है। अब अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो छोटे छोटे एरिया को इंडिपेंडेंट करा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं कल को एक ऑप्शन क्रिएट रहे, या कहीं ना कहीं एक अपने लिए एक होता है ना कि एक जगह तो बनी रहे। तो इसीलिए ये चीजों को समझो कि अभी जो दिक्कत चल रही थी वो इन दो मुद्दे हैं, डोनेट्स, ठीक है, और लुहांस्क, इन दो मुद्दों को लेकर चल रही थी कि इन दो एरियो को रशिया अपने में मिलाएगा और अटैक करेगा, अटैक करके इनको जोड़ेगा। बट यहां पे माहौल उससे बहुत फार आगे निकल गया है अब, ठीक है। अभी की जब मैं न्यूज बता रहा हूं, फिलहाल आप इसको समझो कि रशिया क्यों अटैक कर रहा है, तो ये सब रायता वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से है। और यहां पर जो है वो नाटो का जो फियर है, नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को जाती है उसकी वजह से है। क्रीमिया को 2014 में जोड़ ही लिया था, और ये डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है, ये जो दो और एरिया हैं जिनको, तो अब ऐसे करके
आप क्रीमिया तो रशिया का हो गया, आप 3 पार्ट में कहीं ना कहीं यूक्रेन बट रहा है। एक यूक्रेन जो बचा हुआ रेस्ट है वो एक लुहांस्क और एक डोनेट्स। अब ये लुहांस्क और डोनेट्स तो खुद को अपने आप को, यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो क्या कह रहे हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीज आपको समझने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल शिवम, अभी बात करेंगे इस चीज पे, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है कि क्या है कि रशिया क्यों अटैक कर रहा है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखो यहां पर बात आती है कि आज का जैसे अगर सिनारियो देखते हैं तो रशियन फोर्सेस नॉर्मली तो उन 2-3 जगहों पर कंट्रोल कर रही थी, बट आज की अगर बात करें तो रशियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो होस्टोमल एरोड्रोम या एंटोनोव एयरपोर्ट बोलते हैं, जो कि बेसिकली कमर्शियल एयरपोर्ट है जहां पे कार्गोस जाते हैं, जहां से सामान जाता है लद के वहां तक, जो कि उसकी जो राजधानी है ना कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है ये कीव, ठीक है, उसे सिर्फ 6-7 किलोमीटर दूर है, उससे सिर्फ 6-7 किलोमीटर दूर है, वहां तक उसने कब्जा कर लिया रशियन फोर्सेस ने। अब आप यहां पे देख पा रहे हो ये, तो भाई क्या समझे यार हम इसे, तुम मतलब रशिया यार क्या चल क्या रहा है। अब ये सब चीजें, तो अब वो एक डर बैठा हुआ है जिसकी वजह से यूक्रेन जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने सैनिक, अपने क्योंकि सैनिक तो उसके पास है नहीं है, अब सैनिक इतने हैं नहीं है तो फिर आगे क्या किया जाए भाई, तो अपने जो सिविलियंस है ना उनको ट्रेनिंग दे रहा है। अब आपको भी पता है यार कि कितना भी कुछ भी हो रहे, रशिया बहुत ही पावरफुल नेशन है, ठीक है, उसके सामने तो बड़ी दिक्कत है। तो ये अभी प्रेजेंट सिनारियो है कि बहुत ही युद्ध छिड़ गया है बुरी तरीके से। अब ये युद्ध बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है, जिसकी वजह से मतलब मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात आती है कि इंडिया का ग्रेटेस्ट कंसर्न क्या है इन सब चीजों को लेकर। आपने देख लिया कि लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, कहां है, बैकग्राउंड क्या है, सब चीज हमने देख ली। अब बात आती है कि इंडिया का ग्रेटेस्ट कंसर्न क्या है इन सब चीजों को लेकर। तो सबसे पहला जो कंसर्न है वो है हमारे जो इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं, स्पेशली मेडिकल सर्विसेज के लिए, और भी कई चीजों के लिए जाते हैं, बट मेडिकल सर्विस के लिए थोड़े ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उससे पता चला था कि 20 से 25 हजार स्टूडेंट्स हैं लगभग, उनकी वहां पे सेफ्टी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे को तो रेस्क्यू भी कर लिया गया, बट फिर भी, तो ये सबसे पहली चीज। इसके बाद आती है कि एनी कन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट जो है, अभी तो यूक्रेन और रशिया की बात चल रही है, वेयर द यूएस एंड इट्स यूरोपियन एलीज, हमें एक चीज पता है कि ये रायता यूक्रेन की वजह से नहीं फैला, ये रायता वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया की वजह से ज्यादा फैला है, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्री, बस यूक्रेन की गलती इतनी है कि वो अपना जो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है वो वेस्टर्न को बनाने की कोशिश कर रहा है, बस इतनी सी गलती थी उसकी, उसने दोस्त गलत चुन लिया, ऐसा रशिया का कहना है, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो यहीं पर ही बात आती है, एनी कंफ्लिक्ट वेयर यूएस एंड इट्स यूरोपियन एलीज आर रेंज्ड अगेंस्ट रशिया विल इंपैक्ट द होल वर्ल्ड इकोनॉमिकली एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। देखो अगर यहां पे अभी तो यूक्रेन रशिया की बात चल रही है, लेकिन गलती से अगर अमेरिका ने और यूरोपियन जो अलीज हैं, मतलब जो नाटो नेशन है, अगर उन्होंने इसमें कदम बढ़ा दिए तो भाई साहब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और तीसरा विश्व युद्ध हम पहले भी जान चुके हैं कि विश्व युद्ध कितना हानिकारक होता है, कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, उस देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 से 15 साल पीछे चली जाती है, और यहां पे तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी खराब हो जाएगी। कोई देश तेल बेचता है, कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचता है, कोई साइंस एंड टेक की सर्विसेज देता है, ठीक है, या कोई मतलब सैटेलाइट को देख रहा है, अलग अलग तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं भाई साहब, सारी की सारी वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई मेडिकल सर्विसेज दे रहा है यार, ठीक है, कितने जो हमारी हेल्थ केयर जो एम्स में या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डिवाइसेस डलते हैं वो तो बाहर नेशन से आते हैं बहुत सारे, तो ऐसे कर में क्या इंडिया पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? हमारे इंडिया पे भी पड़ेगा और वर्ल्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा, और थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा डर। दूसरा, इसके बाद आती है द क्राइसिस विल मेक मॉस्को मोर डिपेंडेंट ऑन फ्रेंड्स लाइक चाइना। अब क्योंकि अगर वो सारे के सारे देश एक साथ हो गए तो ठीक है, अब भले ही हम इंडिया जो है रशिया को बहुत अच्छा मित्र मानते हैं, इवन सपोर्ट भी कर रहे हैं, बैकएंड में इंडिया का स्टैंड रशिया की तरफ ही ज्यादा जा रहा है, लेकिन बात यह है ना कि यार चाइना बिल्कुल पड़ोस में है, और चाइना की भी और अमेरिका की इन सब की ज्यादा बनती नहीं है। तो ये अगर जो है रशिया अगर इस तरीके से आता है तो चाइना रशिया को अगर सपोर्ट कर देता है तो हमारे इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी टेंशनबाजी हो सकती है, बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, चाइना यार वैसे ही नाक में दम करके रखा हुआ है, पगलाइट देश है, और ऊपर से अगर रशिया जैसा देश उसके साथ में लिया, हमारी जिससे मित्रता है, तो क्या ही हाल होगा आप समझ सकते हो। फिर यहीं पर ही तो ये तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, इन एनी कंफ्लिक्ट यूरोप वरीज रशिया विल टर्न डाउन गैस एंड ऑयल सप्लाईज ड्राइविंग एनर्जी प्राइसेस अप। अगर ऐसे केस में अब सोचो कि अगर यहां पे
अभी इस टाइम पे भले ही वेनेजुला सबसे ज्यादा रिजर्व रखने वाला, ऑयल रिजर्व रखने वाला देश है, बट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो देश है ऑयल, वो कहीं ना कहीं रशिया है। ठीक है, अब सोचो कि रशिया इतना तेल या इतनी सर्विसेज दे रहा है, अब वो एकदम से कट ऑफ हो जाएंगी तो क्या होगा? इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल क्राइसिस होंगे, ऑयल क्राइसिस होंगे तो फिर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, ऑयल के प्राइस बढ़ने का मतलब है कि ऑयल से डिपेंडेंट सारी चीजें बढ़ेगी, चाहे फिर वो हमारी कोई भी सर्विसेज हो, सब्जी से लेके यार कुछ भी, कपड़े लत्ते सब ट्रकों और इन सब के थ्रू तो सप्लाई होते हैं ना। तो इसलिए सारे तो वो भाई, अब इंडिया में वैसे ही यार इतनी दिक्कत है हम कोविड की वजह से, वैसे तो वर्ल्ड झेल रहा है, बट हम तो वैसे ही तंग है कि इतनी महंगाई के सही, महंगाई डायन डसे जाता है, खाए जाता है, तो सबेर संजा वैसे ही चल रहा है। अब ऐसा और हो गया तो भाई साहब तौबा तौबा पूछो नहीं। तो इसीलिए एक ये डर और सताया हुआ है। तो ये सारी की सारी जो दिक्कतें है ना, ये बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है इंडिया के लिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है। तो इंडिया का स्टैंड देखो, एकदम से तो इंडिया तो यही कह रहा है अभी कि भैया दोनों देश शांत हो जाओ, लड़ाई मत करो, ठीक है, और लड़ाई माफ कर दो। क्योंकि अगर सीधी सीधी बात है यार कि एक तरफ रशिया है जो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, शुरू से उसने हमारा साथ दिया है, तो उसका साथ छोड़ना भी बेवकूफी है। और दूसरे वो देश हैं जो कहीं ना कहीं जिनसे हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, जिन देशों में हमारे बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ अगर कहीं ऐसी उल्टी सीधी सैंक्शन लगा दी उन लोगों ने तो और कलेशबाजी हो जाएगी। तो इसीलिए हम तो यही चाहते हैं कि शांति हो। और जब इंडिया का स्टैंड जो है, जैसे न्यूज चैनल पर बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पुतिन साहब है उनसे फोन पर बात भी करी है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्या दिखाती है कि इंडिया अपने जो पुराना दोस्त है रशिया को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी मई 2021 में, इंडिया सिग्नल इट्स बैकिंग फॉर ट्रेडिशनल पार्टनर रशिया ऑन द यूक्रेन इशू। और यहां पर क्या है कि आपको यह भी चीज है कि जब मई 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं इंडियाज ने यूक्रेन इशू पर रशिया को सपोर्ट किया। अब कहीं ना कहीं देखो, अब नॉर्मली कोई भी देखेगा तो उसे क्या लगता है कि यार रशिया की पूरी गलती है, लेकिन आप सच में देखो कि सारी गलती रशिया की है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सारी रशिया की बिल्कुल है ही नहीं। ये तो आप भाई जबरदस्ती आप अपना इन्फ्लुएंस दबदबा बना रहे हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सर्कमस्टेंसेस जानबूझ के ऐसे क्रिएट किए गए इंटरनेशनल लेवल पे कि माहौल ऐसा हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, किस तरीके की दिक्कतें हैं। और इसके अलावा हमारी जो इंडिया है वो रशिया पे डिफेंस के लिए यार इतनी सारी चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, ठीक है, या और इंडिया ने कितने सारे रशिया के साथ डिफेंस टाइप किए हुए हैं। ठीक है, और वहां से हम जो बहुत सारे जो न्यूक्लियर जो प्लांट हैं उन पे बात चल रही है। तो सोचो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे लिए बहुत ही, और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से भी कनेक्टेड हैं और उन्होंने अगर रशिया के साथ कुछ सैंक्शन लगा दी तो और भी कलेशबाजी है। तो भाई बहुत बड़ी टेंशन है, मतलब सबसे ज्यादा हमें दिक्कत होने वाली है, हम इंडिया को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है इस चीज से। इसीलिए बट हमारा स्टैंड फिर भी रशिया की तरफ ही है, जिस तरीके से न्यूज चैनल में और मोदी जी ने बात करी उससे समझ में आ रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके से बातचीत हुई। तो ये चीज याद रखनी है कि अब ये ग्रेटेस्ट कंसर्न है इंडिया का। अब बात आती है कि यार आगे क्या हो, अब क्या किया जाए। तो यहां पर बात आती है वे अहेड। तो सबसे पहली चीज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज नीडेड टू सॉल्व द एवर इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ज्यादा से ज्यादा ही दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो यहां पर होना यह चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जो है किस लिए बनाई गई है भाई? ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्या कुछ चंद देशों के टुकड़ों पे पलने के लिए बनाई गई है क्या? ये जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सारे नाम ही है इसका यूनाइटेड नेशंस। सभी नेशंस को वर्ल्ड वाइड क्या है, यूनाइट करो ताकि वर्ल्ड पे विश्व शांति हो सके। अब भाई विश्व शांति के लिए तुम बनाए गए हो 1945 में 24 अक्टूबर को, तुम्हारा हर साल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, तो कहा भाई काय के लिए बैठे हुए हो भाई? अब कुछ तो ये क्या लोग मरते रहेंगे? तुम मतलब अपने चक्कर में, तुम अब वेस्टर्न कंट्रीज हो, तुम भाई रशिया सब अपने चक्कर में क्या करो? तो भाई सामने आए सब देश मिलके और इंटरनेशनल लेवल पे देखो, तीसरा विश्व युद्ध करवाना, ये इस तरीके लड़ाई करना कोई देश चाहता भी नहीं और बेवकूफी भी है, वो मूर्खता भी है। नहीं तो फिर वही है कि इंसान अपनी हरकतों से ही अपनी मानव जाति का अंत कर लेगा। तो इसीलिए यहां पे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज नीडेड टू सॉल्व द एवर इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और इसके बाद आती है बोथ कंट्रीज शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम एनी मूव लीडिंग टू एस्केलेशन ऑफ द टेंशन। और इसके बाद दोनों देशों को आगे दिक्कत ना हो, खुद भी स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आपने यहां पर देखा कि क्या है कैसे है। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं आप लोगों को सारी चीजें, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि क्या है कैसे है। क्योंकि देखो ये सब चीजें इतनी मतलब
है नहीं है, ये क्रिएट कराई गई है, और एकदम से क्रिएट ही कराई गई है, इतने लंबे साल के बाद क्रिएट कराई गई है। रशिया यूक्रेन इशू की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट लोकेशन आपने देख ली, प्रेजेंट लोकेशन जो है यूक्रेन की वो कहां पर है, और नीचे ब्लैक सी है, ठीक है, और सी ऑफ एजोव है, ठीक है, उसके आसपास। फिर इसके बाद बात आती है बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड में हमने देखा कि सोवियत यूनियन जो है वो बनी। सोवियत यूनियन कैसे बनी कि जब रशियन एम्पायर 1917 में खत्म हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम पर लेनिन जैसे लीडर आए और उन्होंने रशिया को एक इंडिपेंडेंट देश की तरफ मूव ऑन किया, और वो जो रशियन एम्पायर था वो एरिया 15 पार्ट्स में बटा लगभग, और वो सारे के सारे ग्रुप मिलकर 15 देशों का ग्रुप बनके 1922 में यूएसएसआर कहलाया, और वो यूएसएसआर 1922 से लेके 1991 तक रहा। अब सोचोगे इतना बड़ा, ये जो कलरफुल आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा यार यूएसएसआर था, ठीक है। अब इतने देश अगर एक साथ हो, किसी की भी हालत खराब हो जाएगी इनको देखते हुए। तो यहीं पर यही डर कहीं ना कहीं अमेरिका को सताता रहता था और यूरोपियन कंट्रीज को, कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया पगला जाए और हम पे अटैक कर दे। तो इसी चीज से वो मतलब होता है ना कि डर रहता है, तो वो कहीं ना कहीं से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इसी तोड़ने की कोशिश में उन्होंने क्या है, जो अटलांटिक जो ओशन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, उस ओशन के आसपास के जो देश हैं, टोटल 30 देश, 2 नॉर्थ अमेरिका के जिसका नाम है कनाडा और दूसरा यूएसए, इन्होंने, और 28 देश यूरोप के, इन सब लोगों ने मिलकर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई 4 अप्रैल 1949 को। रशिया क्या है, रशिया के अगेंस्ट, या सोवियत उस टाइम पे तो यूएसएसआर था, यूएसएसआर के अगेंस्ट, या यूएसएसआर कोई मतलब आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना क्रिएट कर दे, इसलिए। फिर यहीं पर ही बात आती है कि ये सब ड्रामेबाजी क्यों हो रही है, और अभी जो इशू है तो यूक्रेन का इसमें क्या रोल है। तो यूक्रेन एक बीच में बफर जोन का काम कर रहा है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज चाह रहे हैं कि वो हम में जुड़े, और ये रशिया चाह रहा है कि हम में जुड़े, जिसकी वजह से ये एक बफर जोन बन गया है। रशिया क्या चाहता है, ये सब इतना ड्राई तक जो फैला हुआ है, तो रशिया चाहता है कि नाटो जो है, जो आगे रशिया के लिए खतरा क्रिएट कर सकती है, क्योंकि नाटो की जैसे जैसे फोर्स क्रिएट हो रही है, और अमेरिका, रशिया की और यूएसए की कभी बनती नहीं है, तो जिसकी वजह से वो चाहता है कि 1990 से पहले, ठीक है, आपने क्या है, कोल्ड वॉर करके हमारे छोटे छोटे पार्ट्स को भड़का के डिसइंटीग्रेशन तो करवा दिया, मतलब यूएसएसआर को तोड़वा तो दिया। अब क्या है भाई, आगे क्या रशिया जो बचा हुआ उसका भी कुछ करना चाहते हो, तो इसलिए अपनी फोर्सेस को पीछे लो, जो नाटो जो 1990 तक जहां तक जिन देशों का था वहां तक जाओ, यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं दोगे, और यहां पे हथियार जो सप्लाई कर रहे हो उसे वापस लो और सिक्योरिटी गारंटी दो। इसके बाद आती है कि रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं कि रिस्पांस वेस्ट से क्या कह रहे हैं, तो रशिया कह रहे हैं, वेस्ट कंट्रीज कह रहे हैं कि ट्रूप्स को वापस लो, अपना जो बेलारूस या यूक्रेन वगैरह में जो हैं, और जो क्या है, आप रशिया जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि अपने नेबरिंग कंट्री से लड़ाई बंद करो रशिया को, और ये भी कहा जा रहा है कि हम सिक्योरिटी गारंटी पे बात करेंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यूक्रेन को हम मेंबरशिप नाटो की देंगे नहीं देंगे, इस चीज को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये ओपन डोर पॉलिसी है, जो देश जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। ये बात आ गई है प्रेजेंट सिचुएशन की, जैसे हमने बात करी, तो प्रेजेंट सिचुएशन में हमने देखा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया यूक्रेन में कि रशिया को अपने होता है ना कि मेरे आसपास के जो मित्र हैं या कहीं ना कहीं खतरा दिखा, तो जिसकी वजह 2014 में उसने क्रीमिया को ज्वाइन किया, क्रीमिया को कब्जा लिया, और डोनेट्स्क और लुहांस्क वाला जो एरिया है उसे इंडिपेंडेंट करके कहीं ना कहीं उनको हथियार सप्लाई करके, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। आज का हाल ये है कि उसने, रशिया ने पूरा अटैक कर दिया है वहां पे, और जो यूक्रेन की राजधानी है वहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इंडिया का जो कंसर्न है वो आपने सबने देख ही लिया कि इंडिया बहुत डरा हुआ है, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है दोनों तरफ से ही, ठीक है। बट फिर भी हमारा स्टैंड जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से पता चल रहा है, दिख रहा है, तो वो रशिया की तरफ ज़्यादा है। और वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, वे अहेड की अगर हम बात करें, तो सभी को शांति के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन और बाकी सभी देशों को आगे आना चाहिए इन सब चीज़ों पर, और मिलकर कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए। और ऐसे करके ये था रशिया यूक्रेन इशू। अब किसी के कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से कमेंट कर। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया क्या है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। यही है रशिया और इसका इशू। और मैं सही बता रहा हूं, आप ये जो है ना आलतू फालतू की बात है, इधर से अपने जो भी नोन लोग हैं उनको दिखा देना कि हाँ एक्चुअल में इशू दिक्कत क्या है। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो कल फिर सुबह करंट अफेयर के साथ 9 बजे आपके साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से बताइए अगर कोई दिक्कत है तो, नहीं तो सुबह फिर 9 बजे फिर मिलेंगे।